हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 का है, सब्जेक्ट बायोलॉजी का, यानी कि अपनी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर डिसाइड किया गया है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शुरू में फॉर्मेलिटीज आती है, इन्हें कोई पढ़ने की अपनी आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए अपन चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये पेपर का जो ब्लूप्रिंट दे रखा है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए आगे खंड ए है, इसमें देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं। जैसे निम्न में से किस पादप में पत्तियों का कायिक प्रवर्धन होता है, सबसे पहले किस हार्मोन की खोज हुई थी। तो ऐसे पेपर अपने इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा और अब अपन इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, अब मैं सारा पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्न, निम्न में से किस पादप में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऐसे ही नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। तो ऑप्शन देखिए, एस्पेरेगस, ब्रायोफिलम, अगेव और मिंट। तो इसका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, पत्थर चट्टा हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो ब्रायोफिलम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, सबसे पहले जिस हार्मोन की खोज हुई थी, यानी कि दी फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड, दी फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड कौन सा था, ऑक्सिन हार्मोन था। इस प्रकार से इस पर छोटे क्वेश्चन भी पेपर में शामिल किए गए, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है पेपर का। वाहक डीएनए होता है, तो वाहक डीएनए देखिए कौन सा होता है, वाहक डीएनए होता है प्लाज्मिड को कहते हैं वाहक डीएनए, यानी कि वेक्टर डीएनए इज प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, औषधीय पादप कौन सा है, यानी कि मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें अपन देखेंगे अश्वगंधा, सर्पगंधा और गिलोय तीनों ही क्या है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, यानी कि ऑल अबाउट दी हो जाएगा या उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन 5 है, कुफर कोशिकाएं, तो ये यकृत में पाई जाती है। कुपर सेल्स आर फाउंड इन, तो किस में पाई जाती है, लीवर या यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ग्राफियन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है। तो ग्राफियन पुट्टिका स्त्री के अंडाशय भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम इज, तो वो होती है 46 होती है। अगला क्वेश्चन, काला आजार रोग उत्पन्न होता है, तो वो लिस्टमेनिया से होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी एंटीबॉडी माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से स्थानांतरित होती है। तो वो होती है इम्यूनोग्लोबिन जी, यानी कि आईजीजी भी अपन इसे मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंड जनन में, यानी कि ऊजेनेसिस की बात है, एक प्राथमिक अंडकोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं, यानी कि हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte इन oogenesis, तो होते हैं 1। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, फर्स्ट क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वह रिक्स्थान का इस बार आएगा अपने, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न है पूरा का पूरा, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है स्टूडेंट्स, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, पादपों में बिंदु स्त्राव के कोई 2 प्रमुख कारण पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, बिंदु स्त्राव के 2 प्रमुख कारण, एक तो क्या होता है, अपन कह सकते हैं कम वाष्पोत्सर्जन का होना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब कम होती है तो बिंदु स्त्राव होता है, और दूसरा अपन कह सकते हैं जड़ दबाव अधिक होना, यानी कि जड़ का जो दबाव या रूट प्रेशर होता है उसका अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मूत्र में पित्त वर्णकों का अत्यधिक मात्रा में
पाया जाना मानव के किस रोग का लक्षण माना गया है? तो मूत्र में जब पित्तवर्णक अत्यधिक मात्रा में दिखाई देने लगे या उपस्थित होने लगे तो उसका जो रोग होता है वो होता है जॉइंडिस यानी कि पीलिया या यकृत से लीवर डैमेज भी इसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि मेंढक के टेडपोल की थायराइड ग्रंथि को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो इसके जीवन चक्र की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? यानी कि विच प्रोसेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल विल बी इफेक्टेड इन थायराइड ग्लैंड ऑफ फ्रॉग्स टेडपोल इज डैमेज्ड? तो इसका आंसर होगा मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण। क्वेश्चन 5, पादपों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? यानी कि डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, तो ये की थी सर्जियस नावस्चीन ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें की 6 नंबर देखिए, डिक्सन व जोली के सिद्धांत का नाम है लिखिए। डिक्सन जोली वैज्ञानिक का नाम है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, खनिज लवण अवशोषण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर, पौधों के वृद्धि तथा जीवन चक्र के लिए आवश्यक खनिज तत्वों का मृदा से अवशोषण खनिज लवण अवशोषण कहलाता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस बाय यंग पार्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड मिनरल साल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज हुई थी? यानी कि विच एंजाइम वाज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? तो वह था जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिक्तस्थान बताने अपने को, माता के दूध में क्लोस्ट्रम द्वारा नवजात शिशु को प्रतिरक्षी प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है? तो होती है IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए। क्वेश्चन 10, प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है, तो वो होती है क्वांटासोम को अपन प्रकाश संश्लेषण की इकाई मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, वसा का श्वसन गुणांक होता है, तो ध्यान रखना रेस्पिरेटरी क्वांटेंट ऑफ फैट्स क्या होता है? लेस देन 1 यानी कि इकाई से कम में होता है। 12वां क्वेश्चन, पादपों में जल प्रवेश के सिम्प्लास्ट पथ व रसदानी पथ में 2 समानताएं अपने को यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर देखते हैं। 2 समानता यानी कि सिम्प्लास्ट पथ और रसदानी पथ दोनों में जल का प्रवाह परासरण क्रिया द्वारा होता है। दोनों में परासरण क्रिया द्वारा जल प्रवाह होगा। दूसरा, सिम्प्लास्ट पथ तथा रसदानी पथ दोनों पादपों के जीवित तंत्र माने जाते हैं, तो ये इसकी दूसरी समानता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धमनी तथा सीरा में 4 अंतर अपने को बताने हैं, धमनी और सीरा में, यानी कि राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन। तो देखिए धमनी में क्या होता है, धमनियों की भित्ति लचीली और मोटी होती है, जबकि सीरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। धमनी की गुहिका संकरी होती है, जबकि सीरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है, जबकि सिराओं के रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण वह नीली दिखाई देती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है, जबकि सिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, शुक्राणु के समीपस्थ तारक केंद्र को निष्क्रिय कर देने पर निषेचन की कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? सही कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, शुक्राणु का समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के पश्चात माइटिक तंतु के निर्माण में सहायक होता है और यह तारक केंद्र अंडक कोशिका में निषेचन क्रिया के दौरान प्रविष्ट होता है तथा
कोशिका विभाजन में भाग लेकर भ्रूणीय विकास में सहायता भी करता है और इसकी अनुपस्थिति में भ्रूणीय विकास की जो प्रक्रिया होती है ना वह अवरुद्ध हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। इस पेपर को आप कॉपी के अंदर पूरा लिख सकते हैं ताकि आपके तैयार हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों में किस असामान्य विकार के कारण गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XXXY 48 हो जाती है? उनमें इस विकार के कारण दिखाई देने वाले 3 लक्षण भी बताइए। तो दोस्तों यह रोग होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो पुरुषों में बीमारी होती है। इनकी कोशिकाओं में 46 की अपेक्षा 47, 48 या 49 क्रोमोसोम हो सकते हैं और इन असामान्य क्रोमोसोम संख्या वाले पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण दिखाई देते हैं। इनके निम्न लक्षण देखिए। एक तो लंबा अल्पबुद्धि पुरुष हो सकता है, हाथ पांव अधिक लंबे हो सकते हैं, बंदे स्टेराइल होगा और पुरुष में मादा की तरह स्तन विकसित भी हो सकते हैं। और गायनेकोमास्टिया यानी कि स्त्री प्लस स्तनपु यानी कि पुरुष प्लस स्तन होते हैं। पुरुष होता है उसमें स्तनों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में आगे देखिए खंडे सह की अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे खंडे जो सी दे रखा आपने उसकी चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वह लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। तो देखिए 16 नंबर, कोशिकीय भ्रूणपोष की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो अभी 2 दिन पहले मैंने जो क्वेश्चन जो लेसन 2 और 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था और वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वहाँ पर सॉल्यूशन भी मेरा करवाया हुआ है, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार पादपों में रंध्र गति की क्रियाविधि समझाइए और खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में क्वेश्चन है, एंजाइम क्रियादार संकुल निर्माणी क्रियाविधि समझाइए और एंजाइम की क्रियाविधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इसलिए यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्लोनिंग वाहक क्या है? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में आने वाले विभिन्न वाहकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अथवा में देखिए जीन स्थानांतरण की माइक्रो इंजेक्शन विधि को समझाइए। ये भी यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन देखिए, वृकाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और अथवा में दे रखा वात स्फीति रोग क्या होता है, इसका किस प्रकार उपचार किया जाता है, यानी व्हाट इज इम्फाइसीमा, हाउ इज ट्रीटेड। अगला क्वेश्चन देखिए फिर खंड दय की बात करते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे अपने। तो क्वेश्चन देखिए, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और वृषण की संरचना समझाइए तथा सर्टोली कोशिका के कोई 4 कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है, एक तो नर जनन तंत्र का चित्र पूछा गया है जो कि यहाँ पर मुख्य रूप से अपन कहेंगे कि 1 नंबर का है। दूसरा वृषण की जो संरचना उसको समझानी है मुख्य अंगों के साथ में, वह 2 नंबर की चीज़ हो जाएगी। और फिर सर्टोली कोशिका के 4 कार्य वो 1 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके जो अथवा में और में देखिए, पीयूष ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्त्रावित हार्मोन के कार्य अपने को लिखने हैं। इसमें डायग्राम 1 नंबर का हो जाएगा और उसके जो कार्य होंगे वह 3 नंबर के हो जाएंगे हार्मोन्स के। इसी प्रकार से आगे 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, युग्मक जनन की 3 प्रावस्थाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन लिखिए, यानी कि राइट ब्रीफ अबाउट दी 3 फेजेज ऑफ गेमेटोजेनेसिस। और इसके अथवा में आर्तव चक्र का विवरण दीजिए, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछा गया है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, वर्णांता और हीमोफीलिया रोग के संदर्भ में इसे समझाइए। अथवा में मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के किन आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, उनके बारे में बताना है। फिर एक और यहाँ पर अथवा दे रखा है कि मेंडल के विभिन्न नियमों को विस्तार से समझाइए। इस बार क्या आप लोगों को सहूलियत देने के लिए पेपर को थोड़ा सा
चेंज किया गया है इसका पैटर्न, और 3-3 यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे एक में अथवा के अंदर, ताकि आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सके। ये सब कोरोना के कारण प्रभावित जो शिक्षा है उसके कारण से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 23, प्रतिरक्षा तंत्र को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अथवा में देखिए असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, 2 रोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और संक्रामक रोग क्या होते हैं कि नहीं, 2 संक्रामक रोगों का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। ये था इसका अंतिम क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन पेपर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए स्टूडेंट्स। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बायोलॉजी से संबंधित प्रत्येक पार्ट के यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। मैं लगातार आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी जो अपने सब्जेक्ट हैं उन सब के मॉडल पेपर उपलब्ध करवाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।